सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। मैं विजय बाजिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिंगस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखो बच्चों, कक्षा 10 लेसन 2, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के लेसन 2 की अपन शुरुआत कर चुके थे और दूसरे लेसन के 3 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। आज अपन चौथे वीडियो की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले तक अपन ने चर्चा कर ली थी 3 वीडियो में और उसके बाद में अपन ने शुरुआत कर दी थी कौन से वंश की? मुगल वंश की। लास्ट वीडियो में मुगल वंश का जो पहला शासक था जिसका नाम था बाबर, उसकी अपन ने चर्चा कर ली थी, जिसका शासन काल था 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। बाबर के बाद में मुगल वंश का जो शासक हुआ उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं का शासन काल रहा था 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। हुमायूं के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि हुमायूं ने एक भवन का निर्माण करवाया था। उस भवन का नाम था दीन ए पनाह है। कौन सा भवन बनाया था हुमायूं ने? दीन ए पनाह है। अब इसके आगे की चर्चा आज के वीडियो में अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखो, जब दिल्ली पर हुमायूं का शासक था, इस हुमायूं के शासन काल के दौरान ही हुमायूं को पराजित करके, मतलब दिल्ली का शासक कौन था? हुमायूं। बीच में एक अफगान शासक आ जाता है। हुमायूं तो कौन सा शासक था? मुगल शासक। और बीच में आ जाता है कौन सा शासक? अफगान शासक, जिसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी क्या करेगा? इस हुमायूं को पराजित करेगा और दिल्ली से भगा देगा और बीच में खुद क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। तो हुमायूं के बीच के समय में एक ऐसा समय आएगा जब दिल्ली में किसकी सत्ता होगी? दिल्ली में किसका शासन होगा? शेर शाह सूरी का। तो हुमायूं के शासन काल के दौरान ही बीच में अपन चर्चा करेंगे किसकी? शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था क्या? फरीद। वास्तविक नाम कह दो, चाहे बचपन का नाम क्या था इसका? फरीद। फिर शेर शाह सूरी को ही एक उपाधि दी गई थी और वो उपाधि थी कौन सी? शेर खां। समझ गए बात? तो दो बातें तो आपको ये ध्यान रखनी है। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। शेर शाह सूरी को कौन सी उपाधि दी गई थी? शेर खां की उपाधि दी गई थी। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि फरीद तो इसका नाम था, फरीद को कौन सी उपाधि दी गई? शेर खां की उपाधि दी गई। अपने 10th क्लास की किताब में क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन भी यही है कि फरीद को शेर खां की उपाधि किसने व क्यों दी थी? क्वेश्चन क्या है? फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी और क्यों दी थी? तो पहले तो क्वेश्चन आप याद रखोगे, फरीद को शेर खां की उपाधि किसने व क्यों दी थी? तो इसका आंसर सुनना। फरीद ने क्या किया था? फरीद के पास कोई हथियार भी नहीं था और उसका एक शेर से मुकाबला होता है। बिना हथियारों के उसने शेर को मार दिया था। किसने? फरीद ने। जब बिना हथियारों के फरीद ने शेर को मार दिया तो बिहार का एक शासक था जिसका नाम था बहार खां। बिहार के शासक बहार खां ने फरीद को कौन सी उपाधि दे दी? शेर खां की उपाधि दे दी। समझ गए बात? तो इसके आंसर में आपको लिखना है, बिहार के शासक बहार खां ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी। एक तो ये था कि फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी? बिहार के शासक बहार खां ने दी। क्यों दी इसका आप उल्लेख करोगे, क्योंकि फरीद ने बिना हथियार शेर को मार डाला। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ गए बात?
तो फरीद को शेर खां की उपाधि देने वाला था बिहार का शासक बहार खां। क्यों दी? क्योंकि फरीद ने बिना हथियारों के शेर को मार डाला। उसके बाद में अपन इस शेरशाह सूरी की, चलो ये चर्चा तो होगी उपाधियों को लेकर। फिर दिल्ली में हुमायूं का शासन था ही, बीच में कौन आ गया? शेरशाह सूरी। कैसे आया? शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर आक्रमण किया, एक तो कब? 1539 ईस्वी में। फिर दूसरा आक्रमण किया कब? 1540 ईस्वी में। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच दो युद्ध ये थे। पहला युद्ध 1539 ईस्वी में, दूसरा युद्ध 1540 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसका नाम है चौसा का युद्ध। 1540 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसका नाम है कन्नौज का युद्ध, या इसी को कहते हैं बीलग्राम का युद्ध। समझ गए बात? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच दो युद्ध ये थे। 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज या बीलग्राम का युद्ध। इन दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी ने किसको पराजित कर दिया? हुमायूं को पराजित कर दिया। हुमायूं पराजित होकर दिल्ली छोड़कर भाग जाता है और 1540 ईस्वी से दिल्ली में कौन शासन करेगा? अब शेरशाह सूरी। तो ये दोनों युद्ध आपको याद रखने हैं कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कौन कौन से युद्ध हुए थे। तो चौसा का युद्ध और दूसरा कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को ही कहते हैं अपन बीलग्राम का युद्ध। इनमें जीतने के बाद अब सत्ता या शासन किसका होगा? शेरशाह सूरी का। अब शेरशाह सूरी क्या करता है? 1544 ईस्वी की एक घटना है। दिल्ली का शासक तो कौन हो गया? शेरशाह सूरी। इस समय मारवाड़ का शासक कौन था? मालदेव। इन दोनों के बीच एक युद्ध होगा कब? 1544 में। दिल्ली का शासक तो कौन? शेरशाह सूरी। अपन इसको ऐसे लिखते हैं, एक तरफ तो दिल्ली, दिल्ली का शासक कौन? शेरशाह सूरी। एक तरफ क्या हो गया? मारवाड़, मारवाड़ का शासक कौन है? मालदेव। अब शेरशाह सूरी आक्रमण करता है किस पर? मारवाड़ की तरफ अपनी सेना लेकर जाता है और इधर से मालदेव अपनी सेना लेकर आता है और इन दोनों की सेनाओं का आमना सामना होता है। अपने राजस्थान का जो पाली जिला है, उस पाली जिले में एक जगह है जेतारण, और जेतारण में भी प्रमुख जो जगह है ना, उस जगह का नाम है गिरी सुमेल। दोनों की यहां मुलाकात होती है। इधर से तो मारवाड़ का शासक मालदेव सेना लेकर आता है, इधर से दिल्ली का शासक शेरशाह सूरी सेना लेकर आता है और इन दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है कहां? जेतारण या गिरी सुमेल में। और दोनों सेनाओं के बीच जो युद्ध होता है वो युद्ध होता है 1544 ईस्वी में। और इस युद्ध का क्या नाम है? जेतारण का युद्ध, या इसी युद्ध को कह सकते हैं अपन गिरी सुमेल का युद्ध। समझ गए? अब देखो इस युद्ध की प्रमुख क्या घटनाएं होती हैं। प्रातः लगभग 8 बजे दोनों सेनाओं के बीच युद्ध प्रारंभ होता है। इस युद्ध में प्रारंभ में मालदेव की सेना ने शेरशाह सूरी की सेना पर इतना भयंकर तरीके से आक्रमण किया कि शेरशाह सूरी की सेना में खलबली मच जाती है। शाम तक आते आते शेरशाह सूरी की सेना की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब शाम को जब सूर्य अस्त होता है उस समय तक युद्ध चलता है। उसके बाद में दोनों सेनाएं अपने अपने डेरे में, जहां दोनों सेनाओं ने डेरा डाल रखा था, अपने अपने डेरों में जाती है और रेस्ट करती है। शेरशाह सूरी रात को सोचता है
कि भाई इस तरीके से तो अपन मालदेव से क्या करेंगे, युद्ध हार जाएंगे। तो वो एक कूटनीति या चालाकी अपनाता है कौन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने क्या किया, देखो उस समय मालदेव तो था ही था, मालदेव के दो प्रमुख सेनापति थे। मालदेव के जो सेनापति थे, एक का नाम था जेता, एक का नाम था कूपा। अपन ये कह सकते हैं कि भाई मारवाड़ की सेना तीन भागों में बटी हुई थी। एक बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहा था खुद मालदेव, दो सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे, एक सेना का नेतृत्व जेता, दूसरी सेना का नेतृत्व है कूपा। मतलब मारवाड़ की सेना को अपन ने तीन भागों में बांट दिया। एक का नेतृत्व खुद मालदेव कर रहा था और दो सेना की टुकड़ियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, जेता और कूपा। शेरशाह सूरी ने क्या चालाकी दिखाई, जैसे इधर तो शेरशाह सूरी का डेरा लगा हुआ था, इधर मालदेव जेता हुए कूपा का डेरा लगा हुआ था। शेरशाह सूरी एक नकली लेटर लिखता है, नकली पत्र लिखता है रात को, और उस पत्र में देखो क्या लिखा होता है कि मेरे प्रिय जेता और कूपा, जैसा आपने कहा, आपके कहे अनुसार मैंने आपके डेरे में 10-10 हजार की गड्डियां भिजवा दी हैं। अब मैं आशा करता हूं कि सुबह जो भी युद्ध स्टार्ट होगा उसमें आप मालदेव का साथ न देकर आप मेरा साथ दोगे। समझ गए बात? मतलब शेरशाह सूरी ने बड़ी धूर्तता और कूटनीति के साथ वो लेटर लिख दिया। हालांकि जेता कूपा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, जेता कूपा हमेशा किसके साथ थे, मालदेव के साथ थे, लेकिन ऐसा फर्जी लेटर किसने लिख दिया, शेरशाह सूरी ने लिख दिया। और वो जो पत्र थे ना, वो जो लेटर शेरशाह सूरी ने लिखे थे, उन्हें वो लेटर है ना यहाँ इनके खेमों में, मतलब उनके डेरों में फिकवा दिए। किनके डेरों में, मालदेव और जेता और कूपा के डेरों में। और जेता और कूपा जहां सो रहे थे वहां 10-10 हजार की कई गड्डियां रखवा दी। सुबह मालदेव उठता है सुबह, तो मालदेव के हाथ एक लेटर लगता है। उस लेटर में लिखा था कि मेरे प्रिय जेता और कूपा, जैसा आपने कहा, मैंने आपकी शरण में या मैंने आपके डेरे में 10-10 हजार की गड्डियां भिजवा दी हैं। अब मैं आपसे आशा करता हूं कि सुबह होने वाले युद्ध में आप मेरा साथ दोगे। मालदेव ये लेटर पढ़ने के बाद जेता और कूपा के पास जाता है और वहां देखता है कि वहां वास्तव में 10-10 हजार की गड्डियां रखी हुई थी, जबकि जेता और कूपा ने ऐसी कोई बेईमानी नहीं की थी मालदेव के साथ। अब मालदेव को तो शंका हुई भाई कि शेरशाह सूरी की तरफ होंगे तो सुबह के युद्ध में। मालदेव का दिमाग खराब होता है, मालदेव को गुस्सा आता है। मालदेव बिना युद्ध लड़े ही अपनी सेना वहां से लेकर कहां लौट जाता है, वापस से मारवाड़ लौट जाता है। अब बचे केवल कौन, जेता और कूपा। जेता और कूपा चाहते तो वो भी मालदेव के साथ वापस कहां जा सकते थे, मारवाड़ जा सकते थे। लेकिन जेता और कूपा अगर चले जाते तो जेता और कूपा ने सोचा कि अगर हम मालदेव के साथ वापस मारवाड़ चले जाते हैं तो इतिहास में अपन एक विश्वासघाती सैनिकों के रूप में याद रखे जाएंगे। तो अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए जेता और कूपा वहां डटे रहे और सुबह के युद्ध का इंतजार करते रहे। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, इधर से शेरशाह सूरी की सेना अपने डेरे में से आती है, इधर से जेता और कूपा की सेना आती है। आपस में भयंकर युद्ध होता है और युद्ध के बाद अंतिम रूप से किसकी जीत होती है, शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। फिर शेरशाह सूरी कहता है, पहले तो सोचता है शेरशाह सूरी कि यार अपन पूरे हिंदुस्तान के बादशाह थे, पूरे हिंदुस्तान में मारवाड़ एक छोटी सी जगह थी, उस छोटी सी जगह को जीतने के चक्कर में अपन मारे जाते तो अपने को तो पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देनी पड़ती आज। तो शेरशाह सूरी ने ये सब होने के बाद क्या कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत गंवा देता। समझ गए बात? ये जो मैंने आपको उल्लेख किया है, इसमें आपको जो मेन जो याद रखने वाली चीज है, वो याद रखने वाली चीज ये है, शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव मालदेव के साथ युद्ध किया और युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा, वो लाइन आपको याद रखनी है कौन सी, कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत गंवा
देता। ये बात किसने कही? शेरशाह सूरी ने कही। किससे युद्ध करने के बाद कही? मारवाड़ के शासक मालदेव से युद्ध करने के बाद कही। समझ गए बात? चलो ये हो गया कौन सा? 1544 ईस्वी का युद्ध। इसके बाद में देखो शेरशाह सूरी की और चर्चा करें अपन। शेरशाह सूरी ने एक सड़क बनवाई थी, एक रोड बनवाई थी। उस रोड का नाम है ग्रांड ट्रंक रोड। यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगर इस रोड के बारे में पूछा जाए आपसे, इसमें आपको बताना है शेरशाह सूरी ने देखो कहां से कहां तक बनवाई थी ये रोड। बंगाल में एक गांव है, उस गांव का नाम है सोनार गांव। कौन सा गांव? सोनार गांव। वहां से लेके ये रोड बनवाई थी कहां तक? पेशावर तक। पेशावर पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान में। तो शेरशाह सूरी ने बंगाल के सोनार गांव, कौन से गांव से? बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक जो सड़क बनवाई उसे ही ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। समझ गए बात? शेरशाह सूरी ने बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक जो सड़क बनवाई उसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। ये किसके बारे में उल्लेख करना अपने को? ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में। लास्ट शेरशाह सूरी के बारे में आपको याद रखना है, सासाराम एक जगह पड़ती है, वो जगह कहां है? बिहार में। यहां सासाराम नामक स्थान पर शेरशाह सूरी ने अपना क्या बनवाया? मकबरा बनवाया। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है? सासाराम बिहार में। जो शिव जी का जो डमरू आता है ना, लगभग उस डमरू की आकृति का ये मकबरा है। ये अपनी किसको लेकर चर्चा हो गई? शेरशाह सूरी को लेकर। 1540 से लेके 1545 तक शेरशाह सूरी ने शासन किया। 1545 में कालिंजर पड़ता है मध्य प्रदेश में। कालिंजर अभियान में शेरशाह सूरी वहां गया हुआ था, वहीं पे शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को शेरशाह सूरी के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है वो देखना आप। सिर्फ 4 चीजें अपने को मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। शेरशाह सूरी के बारे में अपने 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं बनता। जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो 1-1 नंबर के प्रश्न बनते हैं शेरशाह सूरी में। पहला आप ध्यान रखोगे क्या? फरीद को शेर खां की उपाधि किसने व क्यों दी थी? इसकी चर्चा अपनी हो चुकी कि भाई फरीद को शेर खां की उपाधि किसने व क्यों दी थी। दूसरा, आप शेरशाह सूरी का वो कथन याद रखोगे कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत गंवा देता। यह कथन किसका है? शेरशाह सूरी का है। और किससे युद्ध करने के बाद शेरशाह सूरी ने कथन कहा था? मारवाड़ के राजा मालदेव से युद्ध करने के बाद। तीसरा, इसमें अपने को ध्यान रखना है एक रोड, कौन सी? ग्रांड ट्रंक रोड, इसके बारे में। चौथा अपने को ध्यान रखना है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार, जो किस आकार का है? डमरू के आकार का है। ये चर्चा हो गई किसको लेकर? शेरशाह सूरी को लेकर। उसके बाद शेरशाह सूरी के कुछ वंशजों ने भी शासन किया था। हुमायूं ने भी लास्ट में आके शासन किया। इसके बारे में अपने कोई चर्चा नहीं होगी क्योंकि अपने सिलेबस में इतना ही पॉइंट दे रखा है। अब हुमायूं के बाद में मुगल वंश का जो शासक होता है उसका नाम है क्या? अकबर। अकबर का जो शासन काल था वो था 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। लगभग 13 वर्ष की आयु में था कौन? अकबर। अकबर के जन्म वगैरह ये ज्यादा अपनी किताब में दे नहीं रखा। पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है अमरकोट, वहां अकबर का जन्म हुआ था। 13 वर्ष की आयु में ही
कलानौर नामक स्थान पर अकबर का क्या हो जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है। उसके बाद में जब 13 वर्ष का एक बच्चा राजा बनता है तो वो अपने को भी पता है कि वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने लायक नहीं रहता। 13 वर्ष का एक बच्चा, तो उसको किसी ना किसी एक संरक्षक की आवश्यकता पड़ती है। तो अकबर का जो संरक्षक बना था उसका नाम था बैरम खां। क्या नाम था, बैरम खां। 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में अकबर तो शासक बनता है और उसका संरक्षक कौन बन जाता है, बैरम खां। बैरम खां संरक्षक बनते ही अकबर की सेना, मतलब अकबर की सेना का नेतृत्व तो कौन करेगा, बैरम खां। और एक तरफ एक हिंदू शासक था जिसका नाम था हेमू। बैरम खां और हेमू के बीच युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को। उस युद्ध का नाम है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जिसकी चर्चा अपन ने की थी वो तो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब जो मैं बता रहा हूं वो है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को। अकबर की सेना या अपन कह सकते हैं बैरम खां तथा हेमू के मध्य। इस युद्ध में बैरम खां की जीत हुई और हेमू पराजित हुआ। ये युद्ध कौन सा युद्ध कहलाता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्यों, अब अपने को इसमें जो जो पता रखना है, अकबर में पहली बात तो आपको ध्यान रखना है प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां। एक तो ये याद रखोगे। इसके बाद एक याद रखोगे आप, इबादत खाना। अकबर में भी ध्यान रखना, अपने एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं। इबादत खाना पूछा जाए आपसे कि इबादत खाना क्या है, तो ये सुनना। 1575 ईस्वी में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, इबादत खाने का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था, उस समय कई धर्म चल रहे थे, जैसे वर्तमान में भी कई धर्म है। हिंदू धर्म भी था, मुस्लिम धर्म भी था, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, कई धर्म थे। तो विभिन्न धर्मों के लोगों को बुलाकर धर्म से संबंधित चर्चा करने के लिए उसने किसकी स्थापना की, इबादत खाने की स्थापना की। कब की थी, 1575 में। अब आपको लिखना क्या है वो सुनना। विभिन्न धर्मों के बीच चर्चा करने के लिए 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। बस ये बात बतानी आपको। कई धर्मों के लोग बाग इकट्ठे होते थे। देखो अकबर ने फिक्स कर रखा था, एक बृहस्पतिवार का दिन होता था। बृहस्पतिवार के दिन वो सभी धर्मों के लोगों को बुलाता था और इबादत खाने में बिठाकर सभी धर्मों की आपस में क्या करवाता था, चर्चा करवाता था। और वो चर्चा कहाँ करवाता था, इबादत खाने में। और ये इबादत खाना कहाँ है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में पड़ता है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। कौन से जिले में, आगरा जिले में। इबादत खाने के बाद में आपको ध्यान रखना है दीन ए इलाही। अब देखो, जब यहाँ विभिन्न धर्मों के बीच चर्चा हो रही थी तो प्रत्येक धर्म की कुछ तो अच्छी बातें निकलकर सामने आ रही थी और प्रत्येक धर्म की कुछ बुराइयां होती थी। कोई सा भी धर्म उठा लो आप, हिंदू ले लो, इस्लाम ले लो, जैन ले लो, बौद्ध ले लो, सिख ले लो, ईसाई ले लो, पारसी ले लो। हर धर्म में कुछ तो अच्छी बातें होती है, हर धर्म में कुछ बुराइयां भी होती है। अकबर ने क्या किया, प्रत्येक धर्म की अच्छी बातों को शामिल करते हुए, उन अच्छाइयों को शामिल करते हुए एक नया धर्म चला दिया। उस नए धर्म का क्या नाम था, दीन ए इलाही। और ये धर्म चलाया अकबर ने कब, 1581 ईस्वी में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है अकबर ने एक नया, अकबर ने सन भी लिख देना यहाँ, अकबर ने 1581 ईस्वी में एक नया धर्म चलाया
जिसे दीन ए इलाही कहते हैं। समझ गए बात? तो दीन ए इलाही धर्म था एक, जो किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था 1581 ईस्वी में। अब धर्म था तो धर्म का कोई ना कोई पुरोहित भी होगा। जैसे इस्लाम धर्म में मौलवी होता है, हिंदू धर्म में पंडित होता है, मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पंडित होता है, वैसे ही इस धर्म का एक पुरोहित नियुक्त किया गया था। और इस धर्म का जो पुरोहित था वो कौन था? अबुल फजल। इस धर्म में शामिल होने वाला जो पहला हिंदू था वो कौन था? बीरबल। बस यही बात अपनी पुस्तक में दी हुई है, इसके अलावा अपनी किताब में इस धर्म के बारे में कुछ भी नहीं है। जैसे और अपन चर्चा करें तो क्या सिस्टम कर रखा था अकबर ने कि भाई कोई भी व्यक्ति चाहे वो दीन ए इलाही धर्म में सदस्यता ले सकता था। अकबर ने इसके लिए एक फिक्स दिन कर रखा था, रविवार का दिन होता था। रविवार के दिन अगर कोई व्यक्ति चाहे तो दीन ए इलाही धर्म की सदस्यता ले सकता था। लेकिन देखो अकबर का ये धर्म ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इस धर्म में लास्ट तक केवल 18 जनों ने भाग लिया। मतलब केवल इस धर्म की सदस्यता कितने जनों ने ली थी? केवल 18 लोगों ने इस धर्म की सदस्यता ली थी। तो अपन ये मान सकते हैं कि अकबर का ये प्रयास एकदम विफल रहा था। ध्यान केवल अपने को ये रखना है, दीन ए इलाही क्या है? अकबर ने 1581 ईस्वी में एक नया धर्म चलाया जिसे दीन ए इलाही कहते हैं। इस धर्म का पुरोहित कौन था? अबुल फजल। और इस धर्म की सदस्यता लेने वाला पहला हिंदू कौन था? बीरबल। ये कौन सा धर्म हो गया? दीन ए इलाही। अपनी पुस्तक में अकबर के बारे में एक जो दे रखा है वो दे रखा है क्या? बुलंद दरवाजा। तो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में इस दरवाजे का निर्माण करवाया। बस इसके अलावा देखो अकबर में महाराणा प्रताप और अकबर के जो संबंध थे, दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, उसकी चर्चा भी अपने को करनी है। लेकिन अभी अपनी जो दूसरा लेसन चल रहा है, इसी दूसरे लेसन में महाराणा प्रताप का कंप्लीट अलग से उल्लेख दे रखा है। उसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध की चर्चा हो जाएगी। अभी अपने को अकबर के बारे में केवल 4 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, अकबर का संरक्षक कौन? बैरम खां। दूसरा, इबादत खाना क्या था, इसके बारे में ध्यान रखना है। तीसरा, दीन ए इलाही क्या है, उसके बारे में ध्यान रखना है। चौथा, बुलंद दरवाजा। तो अकबर ने जो गुजरात विजय की थी उसके उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में इस दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये चर्चा हो गई अपने को इसको लेकर, अकबर को लेकर। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 और 1605 ईस्वी में जो मुगल बादशाह बनता उसका नाम था जहांगीर, जिसका शासनकाल था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। अब देखो जहांगीर का क्या योगदान है या जहांगीर द्वारा किए गए कौन से कार्य हैं जो इतिहास में याद रखे जाते हैं। एक तो सिख धर्म में एक गुरु आता, सिखों के 5वें गुरु थे वो, और सिखों के 5वें गुरु का नाम था अर्जुन देव। अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया? जहांगीर ने दिया। ये ध्यान रखना है अपने को। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। अभी इसी लेसन में अपने सिख धर्म के भी 10 गुरुओं की चर्चा करेंगे अपन सेकंड लेसन में। तो सिख धर्म का जो 5वां गुरु था उसका क्या नाम था? अर्जुन देव। उसे मृत्युदंड किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। कारण क्या था? देखो जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था खुर्रम।
खुर्रम ने, जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। विद्रोह करने के बाद खुर्रम गया किसके पास? अर्जुन देव के पास। अर्जुन देव की शरण में रहा वो कुछ दिन, और अर्जुन देव ने उसको आशीर्वाद दिया। इससे नाराज कौन हो गया? जहांगीर नाराज हो गया। नाराज होकर जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या दे दिया? मृत्युदंड दे दिया। जहांगीर के बारे में दूसरा अपने को ध्यान रखना है, एक विधवा महिला थी जिसका नाम था मेहरुन्निसा। क्या नाम था? मेहरुन्निसा। इसके साथ 1611 ईस्वी में जहांगीर ने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद मेहरुन्निसा को 2 उपाधियां दी थी, नूर जहां, और दूसरी उपाधि दी कौन सी? नूर महल। बस यही अपने को ध्यान रखना है किसके बारे में? जहांगीर के बारे में। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या की और विधवा महिला मेहरुन्निसा से विवाह किया। मेहरुन्निसा को कौन सी उपाधियां दी? नूर जहां, नूर महल की। 5वां जो मुगल वंश का शासक था उसका नाम था शाहजहां। शाहजहां का शासन काल था 1627 से 1658 तक। इसकी चर्चा भी कोई विशेष चर्चा अपनी पुस्तक में नहीं दे रखी। और 6वां जो शासक था उसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में भी अपने को कोई खास याद नहीं रखना है, हालांकि इनका अपना एक काफी बड़ा इतिहास है, लेकिन अपने को तो केवल चर्चा करनी है 10th क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। औरंगजेब के बारे में अपने को जो ध्यान रखना वो सुनना। औरंगजेब ने क्या किया कि भाई वो दक्षिणी के जो राज्य थे ना, एक तो उत्तर भारत के राज्यों पे तो उसका साम्राज्य पूरी तरह था, दक्षिणी भारत पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था कौन? औरंगजेब। तो दक्षिणी भारत में एक मराठा शासक था जिसका नाम था शिवाजी। शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए पहले तो औरंगजेब ने भेजा था शाइस्त खां को। शाइस्त खां पराजित होकर आ जाता है, और फिर दक्षिण अभियान के लिए मतलब शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब भेजता है किसको? जयपुर का एक शासक था। जयपुर के शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, समझ के बाद। तो जयपुर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब भेजता है किसके खिलाफ? शिवाजी के खिलाफ। तो शिवाजी का और जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह का आमना सामना होता है। अब शिवाजी को भी पता था कि भाई मिर्जा राजा जयसिंह इतनी विशाल सेना के साथ ही आया है तो युद्ध तो करना संभव नहीं है। शिवाजी को लग रहा था कि युद्ध करने पर तो अपनी क्या होगी? हार होगी। इसलिए शिवाजी ने मिर्जा राजा जयसिंह के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। और वो जो संधि कहलाई उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। तो औरंगजेब में अपने को ध्यान रखना है केवल और केवल किसके बारे में? पुरंदर की संधि के बारे में। पुरंदर की संधि के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है यह संधि हुई थी जून 1665 ईस्वी में। 24 जून 1665 को ये संधि हुई थी, लेकिन अपनी पुस्तक में दे रखा है केवल जून 1665। तो ये याद रखना अपने को। तो संधि हुई किस किस के मध्य? एक तो मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह को तो किसने भेजा था? औरंगजेब ने भेजा था। और सामने कौन था? शिवाजी। इन दोनों के बीच संधि हुई। इस संधि के तहत क्या हुआ? शिवाजी के पास जो 35 दुर्ग हुआ करते थे, इस समय शिवाजी के नियंत्रण में कुल कितने दुर्ग थे? 35 दुर्ग थे। इन 35 दुर्गों में से शिवाजी ने 23 दुर्ग किसको सौंप दिए? मिर्जा राजा जयसिंह को सौंप दिए, या अपन कह सकते हैं औरंगजेब को सौंप दिए, या हम कह सकते हैं किसको सौंप दिए? मुगलों को सौंप दिए। समझ गए बात? केवल ये बताना है अपने को कौन सी संधि में? पुरंदर की संधि जून 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मिर्जा राजा जयसिंह को सौंप दिए। उसके बाद क्या होता है कि भाई संधि तो होगी। संधि के तहत अब शिवाजी जाता है किसके दरबार में? औरंगजेब के दरबार में। लेकिन औरंगजेब यहाँ शिवाजी के साथ बेइज्जती वाला व्यवहार करता है। शिवाजी को
अब शिवाजी था तो एक राजा, अब तो राजा का तो सम्मान करना जरूरी है, लेकिन औरंगजेब इस शिवाजी को लास्ट के जो मनसबदार थे, मतलब बहुत निम्न श्रेणी के लोगों के साथ खड़ा करता है। शिवाजी इसमें अपनी बेइज्जती फील करता है, शिवाजी इस बात का विद्रोह करता है और औरंगजेब शिवाजी को बंदी बना लेता है, लेकिन कैसे तैसे करके शिवाजी वापस वहां से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो औरंगजेब में सिर्फ अपने को ध्यान रखना है पुरंदर की संधि। अब इसके बाद में जो अपने सिलेबस में है, मुगल वंश अपने इतना ही दे रखा है। अब मुगल वंश के बाद राजस्थान को लेकर कुछ चर्चा है अपने, राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में, जैसे एक तो राव शेखा के बारे में चर्चा करनी है, एक हमीरदेव चौहान के बारे में चर्चा करनी है, महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करनी है, बीकानेर का एक शासक था रायमल, उसके बारे में चर्चा करनी है, जोधपुर के शासक राजा चंद्रसेन के बारे में चर्चा करनी है। तो राजस्थान के जो वीर राजपूत राजा हुए हैं उनके बारे में अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। जिन जिन राजाओं का उल्लेख अपने सिलेबस में, उनकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।